बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे। इसका एक टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है ये पहले मैं बताना चाहूँगा। रेगुलेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन में ये होगा कि पानी और नमकियात इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको रेगुलेट किया जाएगा कि ब्लड में और बाकी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, जो टिश्यू फ्लूइड है, उसके अंदर वाटर और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसको नॉर्मल रेंज में लेके आना है। क्योंकि वाटर और सॉल्ट की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या कम कॉन्सेंट्रेशन की वजह से बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए उसको नॉर्मलाइज करने के लिए किडनी हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऐसा ऑर्गन बनाया है जो वाटर और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखता है। एक्सेस वाटर और सॉल्ट को बॉडी से आउट कर देता है, और अगर डेफिशिएंसी हो रही हो तो फिल्ट्रेट में से या यूरिन में से वाटर और सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, और उसके साथ साथ हम अपने फूड में सॉल्ट ले लेते हैं या दूसरे सल्यूट ले लेते हैं, या हम वाटर ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी में कॉम्पनसेशन होती रहती है हर तरह के न्यूट्रिएंट्स का, और जो भी हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसकी हमारे अंदर बॉडी में कॉम्पनसेशन की जाती है, खा वो हम खुराक से करें, खा वो हमारा किडनी रीअब्जॉर्प्शन से करें। तो इसमें दो तरह से ऑस्मो रेगुलेशन चल रहे हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, कि डाइल्यूट यूरिन जो है वो पैदा करना है, बनाना है किडनी ने। डाइल्यूट कहते हैं पतला, जिसमें वाटर ज़्यादा हो। दूसरी तरफ से हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, कि गाढ़ा किस्म का यूरिन पैदा करना है जिसमें वाटर कम हो। तो फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हेन एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, जब बॉडी के फ्लूइड्स में जिस तरह ब्लड है या टिश्यू फ्लूइड है उसमें जब वाटर ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम बॉडी से वाटर को ज़्यादा रिलीज कर देते हैं, डिस्चार्ज भी ज़्यादा कर देते हैं। जब ब्लड किडनी के अंदर जाता है फिल्टर होने के लिए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को निकाल दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, तो डाइल्यूट यूरिन बन जाता है। और इस तरह से पूरे नेफ्रॉन के अंदर जब वाटर फिल्ट्रेट होकर फिल्ट्रेट बनकर जा रहा होता है यूरिन, तो वो फिल्ट्रेट में से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होने लग जाती है ताकि डाइल्यूट यूरिन पास हो जाए। ये अमूमन विंटर सीजन में ऐसे होता है। सर्दियों के अंदर ऐसा होता है कि बाहर मॉइस्चर भी ज़्यादा होती है, हमारे बॉडी को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, और हम थोड़ा सा भी पानी पी लें फौरी तौर पर यूरिनेशन में चले जाते हैं, तो उस वक्त वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होती है बॉडी के अंदर और डाइल्यूट यूरिन पास करते हैं। इसके कंपैरेटिवली अगर आप आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन में, तो गर्मियों के मौसम में अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारा वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और उस वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये होता है कि स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग के थ्रू वाटर को जो है वो रिलीज़ करते हैं, तो इवेपोरेशन एक किस्म की हो रही होती है। तो अब बॉडी में वाटर की वैसी डेफिशिएंसी हो जाती है, और हमें पता है कि गर्मियों में हम बार बार ड्रिंक करते हैं वाटर को, ताकि हमारे बॉडी के अंदर वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का जो लेवल है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। तो आप देखते हैं कि वाटर की शॉर्टेज की सूरत में तो मोर वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जज़ब किया जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन की जाएगी, तो जो यूरिन हमारा पास आउट होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर जो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर वो फिल्ट्रेट मूव कर रहा होता है, जो यूरिन बन के बाहर निकलना होता है, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन
तभी बनेगा जब एडीएच हार्मोन इसमें स्पेशली रोल प्ले करेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन रिलीज होता है और वो वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करा देता है। इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फिर पास करते हैं हम। अगर हम डाइल्यूट यूरिन में हम बात करें, यहाँ पे एडीएच को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे की किडनी के अंदर स्पेशली, जो ऑस्मोसिस करवाना चाह रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को या यूरिन के डाइल्यूट होने या यूरिन के कॉन्सेंट्रेटेड होने को कंट्रोल करने के लिए वही ऑस्मो रिसेप्टर पहले रिसीव करते हैं मैसेज कि जनाब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर के लेवल पर और सॉल्ट के लेवल पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों प्रोसेस से यही होता है कि नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड बन जाता है, तो उससे हम जो है नॉर्मल रहते हैं और हमारे बॉडी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई डिसऑर्डर नहीं क्रिएट होता। तो जिन लोगों के किडनीज काम इसी तरह से नहीं करते, हमने देखा है कि वो जाकर अपना डायलिसिस कराते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डायलिसिस भी डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है। एक मशीन होती है जिसके अंदर हम एक बंदे का अगर किडनी काम नहीं कर रहा, वो फिल्ट्रेशन नहीं करता, तो उसका पूरे का पूरा जो ब्लड है वो एक दफ़ा एक मशीन से पास किया जाता है जिसे डायलाइजर मशीन कहते हैं। वो वहाँ पे यूरिया और एक्सेस वाटर को निकाल लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर जो है वो है वो एक्सेस वाला वो निकलेगा, बाकी यूरिया सारे का सारा निकल जाएगा और फिल्टर होने के बाद ब्लड हमारे बॉडी में फिर री एंटर कर दिया जाता है और इस तरह से वो नॉर्मल वॉल्यूम बन जाता है। तो उस पर हम फिर गुजारा कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि डायलाइजर मशीन के बजाय बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए तो उस सूरत में फिर किडनी की ट्रांसप्लांटेशन भी की जाती है कि किसी और का डोनेटेड जो किडनी है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और पहले वाला किडनी बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो इसमें रोल ऑफ हार्मोन्स भी हम डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स जो है वो रोल ऑफ एडीएच मैंने पहले बता दिया है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल हैं, ये नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल हैं, यहाँ पर वाटर की अगर रीअब्जॉर्प्शन होती है तो वो उसको रीअब्जॉर्प्शन को एडीएच करवाता है। इसका सेकंड नेम वैसोप्रेसिन भी है। फिर रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन है जो सॉल्ट की स्पेशल सोडियम और क्लोराइड आयंस की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ये हम डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं अपर ये बाहर वाली साइड पर जो आउटर साइड है, इधर मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये इसमें ये जो ट्यूब जा रही है इसको हम कहेंगे कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये नेफ्रॉन का ये ट्यूब्यूल है, रेनल ट्यूब्यूल है। ये यहाँ से ट्यूब्यूल आकर ये डिसेंडिंग ट्यूब्यूल है जो डिसेंड कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और ये यू शेप बनकर ये लूप ऑफ हैनल बना दिया इन्होंने। और यहाँ पर ये जो ऊपर को जा रहा है इसे हम असेंडिंग, ये असेंड कर रहा है, ऊपर को जा रहा है, ये असेंडिंग ट्यूब्यूल है। तो हम देख सकते हैं कि अंदर वाली साइड पर ये वैजा रेक्टा बना हुआ है। वैजा रेक्टा जो है ये मैंने लिखा है यहाँ पर ब्लड का फ्लो होता है इसके अंदर। इस ब्लड फ्लो में ये है कि आप देख सकते हैं कि एक साइड से ब्लड एंटर हो रहा है, दूसरी साइड से ब्लड ऊपर को वापस जा रहा है। आर्टरी के ज़रिए अंदर एंटर होता है और वेन के ज़रिए बाहर निकलता है। आप ये समझें कि ब्लड जैसे ही एंटर होगा उसके अंदर और फिर दूसरी साइड से बाहर निकलेगा तो इसी ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी फिल्ट्रेट जो है वो जब इन ट्यूब्यूल के अंदर, यानी सबसे पहले हम लेते हैं डिसेंडिंग ट्यूब्यूल को। डिसेंडिंग ट्यूब्यूल के अंदर जो है फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे को आ रहा है जी, डिसेंड कर रहा है। तो यहाँ फिल्ट्रेट से वाटर निकल कर दोबारा ब्लड के अंदर पहुँच रहा है, ये हम देख सकते हैं जी, ठीक है। और ये वाटर जैसे ही यहाँ से उधर जाएगा ये एक ऑस्मोसिस हो रहा है एक किस्म का, और यहाँ पर बाहर इंटरस्टिशियस फ्लूइड भी मौजूद है। इंटरस्टिशियल जो है वो फ्लूइड मौजूद होता है बाहर वाली साइड पर, इस जगह पर। पहले वाटर वहाँ जाएगा, वहाँ से वाटर जो है आगे कैपिलरी के अंदर ब्लड में चला जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे असेंडिंग लूप के अंदर चले जाएं या असेंडिंग ट्यूब्यूल के अंदर चले जाएं, इस असेंडिंग ट्यूब्यूल में हम देखेंगे कि वहाँ से फिल्ट्रेट जब जैसे ही नीचे से ऊपर जाता है वहाँ से पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये फिल्ट्रेट में से निकल आते हैं, क्योंकि ये यूजफुल थिंग्स हैं, ये हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड हैं।
तो ये फिल्ट्रेट से निकल आएंगे, क्योंकि फिल्ट्रेट तो बॉडी से बाहर जाना है, उसके अंदर तो वेस्ट मटेरियल होना चाहिए या एक्सेस वाटर होना चाहिए। तो वहाँ से वेस्ट जो है वो उसी के अंदर रह जाएगा, लेकिन जो यूजफुल आयंस हैं वो निकल आएंगे, जिस तरह पोटाशियम है, सोडियम है, जो क्लोराइड आयंस हैं, ये दोबारा ब्लड के अंदर एंटर हो जाएंगे। बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर हो जाएंगे, वहाँ से फिर ये आगे नेक्स्ट इसके अंदर ब्लड में एंटर हो जाएंगे और हमारे बॉडी पार्ट का दोबारा से हिस्सा बन जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है। इसमें हमने एक चीज़ और लिखी हुई है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। काउंटर हम कहते हैं अपोजिट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लड का फ्लो अगर टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जा रहा है तो फिल्ट्रेट जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा। ये तो इस साइड की बात कर लें। दूसरी साइड पे भी अगर हम बात करते हैं तो फिल्ट्रेट जो है डिसेंडिंग ट्यूब्यूल के अंदर ऊपर से नीचे आ रहा है, अप टू डाउन, और जबकि ब्लड का जो फ्लो है वो नीचे से ऊपर को जा रहा है। तो इस तरह से फिल्ट्रेट और ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। ये होगा काउंटर करंट। करंट हम कहते हैं फ्लो को, बहने को, चलने को, और काउंटर कहते हैं मुखालफ, कि अपोजिट डायरेक्शन में उनका जो है फ्लो होगा ताकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो सके, ख़ास तौर पे सॉल्ट की। तो यहाँ पूरे इस मैकेनिज्म के अंदर इस अपोजिट फ्लो के दौरान होता क्या है कि हम एक्सपेंड करते हैं एनर्जी को, एनर्जी खर्च करते हैं, यानी कि टू क्रिएट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कॉन्सेंट्रेशन का एक फ़र्क जो है वो पैदा हो जाए। तो उससे फिर क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक यूरन, के मेडुलरी रीजन के अंदर हाइपर ऑस्मोटिक यूरन की प्रोडक्शन हो जाएगी। ये देखिएगा यहाँ पर, ये अपर पार्ट जो भी होता है नेफ्रॉन का, अपर पार्ट नेफ्रॉन का जो है वो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में होता है, वहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पोर्शन होता है। और नीचे अगर आप आते हैं जहाँ पर लूप ऑफ हैनल मौजूद होता है, ये नीचे वाले हिस्से में मेडुला मौजूद होते हैं जी। ठीक है जी। तो हम ये देखते हैं कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में वहाँ से जैसे ही नीचे डिसेंडिंग ट्यूब्यूल में नीचे को फिल्ट्रेट आएगा, मेडुला वाले पोर्शन में पहुंचकर वाटर सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट बन जाएगा। ये फिल्ट्रेट जिसके अंदर ये किस्म का यूरिन ही चल रहा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। क्यों कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा? क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो गई है मेडुला में आकर। ठीक है जी। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये होता है कि ये जो बॉर्डर लाइन बनाई है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जहाँ पे कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है और यहाँ से नीचे मेडुला स्टार्ट हो रहा है। तो इस लाइन के ऊपर जो नेफ्रॉन होंगे उनको हम कहेंगे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो इस पोर्शन के अंदर खास तौर पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है सल्यूट की। सल्यूट आगे जाकर आप चेक करें, यहाँ पर जब हाइपरऑस्मोटिक यूरिन यहाँ पर अंदर हो गया, देखें यहाँ पे वाटर की रिअब्जॉर्प्शन हो गई फिल्ट्रेट से, तो जो फिल्ट्रेट अब आगे जाएगा वो हाइपरऑस्मोटिक हो गया है, यानी उसके अंदर यूरिन जो है उसके अंदर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। तो कंपैरेटिवली बढ़ गई, हम जो कहेंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि हाइपर या हाइपो की कंडीशन जो हम डिस्कस करते हैं, हाइपरऑस्मोटिक या हाइपोऑस्मोटिक या आइसोटोनिक जो है अगर हम डिस्कस करें तो ये कंपैरेटिवली होता है, मुआवजा करना होता है। तो हम फिल्ट्रेट का बाहर वाले इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ और ब्लड के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के कंपैरेटिवली ये जो फ्लूइड, ये जो फिल्ट्रेट असेंडिंग ट्यूब्यूल में जा रहा है वो हाइपर ऑस्मोटिक हो चुका है, दूसरे लफ्जों में हाइपरटोनिक भी कह सकते हैं, यानी उसके अंदर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। तो वहाँ से सल्यूट जो है वो बाहर आएगा और फिर इधर चल जाएगा। फिर जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी फिर एक्टिवली अपटेक किया जाएगा। अगर ब्लड में या बाहर वाली साइड पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इनकी हो जाए आयंस की, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की सूरत में क्या होगा कि एक्टिवली अपटेक किया जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि फिल्ट्रेट के अंदर बहुत कम सॉल्ट के आयंस आते हैं, तो फिल्ट्रेट जो है ओवरऑल तो वैसे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है इस साइड के मुकाबले में, क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। जब वाटर था तो उस वक्त वो हाइपो था, जब वाटर निकल गया तो वो हाइपर हो गया है, तो हाइपरऑस्मोटिक बन गया। अब वहाँ से सल्यूट जो है उसके आयंस बाहर निकल आएंगे, वाटर में उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं
कि देखें कॉर्टेक्स से जैसे ही फिल्ट्रेट जो है मेडुला की तरफ पहुंचता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन चुका होता है। तो यही डायग्राम यहाँ पर भी हमने बनाई है। ये ग्लोमेरुलस है, जहाँ पर ब्लड पहुंचा, फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर यहाँ पर बोमन कैप्सूल की इस स्पेस के अंदर जो है वो फिल्ट्रेट आ गया। फिल्ट्रेट आगे इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, फिर डिसेंडिंग ट्यूब्यूल में, फिर लूप ऑफ हैनले के अंदर, फिर असेंडिंग ट्यूब्यूल के अंदर, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर, फिर आखिर पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है। तो इस दौरान जो है वाटर और सॉल्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब होता रहता है और आखिर पे सिर्फ यूरिन बाहर निकलता है। वो यूरिन जो है वो डिपेंड करेगा कि डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और सॉल्ट का वॉल्यूम कैसा है, उस पर डिपेंड करते हुए डाइल्यूट यूरिन बनेगा या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा। सो इट वाज द टॉपिक फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।